नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य रजत जयंती वर्ष उत्सव आयोजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद तेज कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों एवं मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवसर को हमें प्रशासन को जनता के और करीब ले जाने के रूप में इस्तेमाल करना होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। भट्ट ने कहा कि वे उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। आगे भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं। टीम में सब पुराने लोग हैं और गणेश गोदियाल पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। प्रीतम भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। हाँ, हरक सिंह इस बार कांग्रेस में है तो उनकी वजह से कांग्रेस के अंदर कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश गणेश गोदियाल ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी पुराने चेहरे हैं और उनको चमोली जिले में किस नाम से पुकारा जाता है मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। गणेश गोदियाल के इस टिप्पणी से ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस साहब अटैकिंग मोड पर ही नजर आएगी। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को फर्क पड़ता नहीं। इतना जरूर अपेक्षा करेंगे गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। प्रदेश सरकार विकास कार्यों की सराहना होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में अध्यक्ष करण माहरा को हटाकर गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गणेश गोदियाल इससे पहले भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर गणेश गोदियाल ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जी, बड़ी खुशी की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कांग्रेस नेतृत्व को कि उन्होंने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मेरा विश्वास है कि मैं अपने कांग्रेस के राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेता हैं, उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर ये जो बड़ी उम्मीद के साथ ये जवाबदारी हमें सौंपी गई है, इस जवाबदारी पर हम खरा उतरें। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा बंगाली समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विरोध की लपटें तेज हो गई हैं। आज दिनेशपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन किया। कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह ने कहा है कि विधानसभा में बंगाली समाज को लेकर की गई बयानबाजी निंदनीय है और समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। हम बंगाली समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुन्ना सिंह चौहान को अपने बयान के लिए माफी मांगनी होगी। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि ऐसे बयानों पर कार्रवाई की जाए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। ये सिर्फ बंगाली समाज नहीं बल्कि उत्तराखंड की एकता पर प्रहार है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे जब तक माफी नहीं मिलती। मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के विधायक हैं। कुछ महीने पहले भी उन्होंने इसी तरह की बदतमीजी करके एक समाज के बारे में अनर्गल बयानबाजी करी थी। उसी चीज़ को दोहराते हुए उन्होंने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें करी हैं और एक अलगाव और विवाद पैदा करने की कोशिश करी है उत्तराखंड में। हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और इसीलिए हमने मिलकर यहाँ आज पुतला फूंका। बीजेपी ऑफिस में आज वंदे मातरम गायन हुआ।
वंदे मातरम 150 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वंदे मातरम को हर स्कूल में प्राथमिकता के साथ गाने को जरूरी करने पर आभार जताया गया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम की मूल जड़ में ही देश की आजादी और देश का विकास है। 7 तारीख से ही 150वीं जयंती का श्री गणेश हुआ है। वंदे मातरम गीत ये देश की आज़ादी का ज्वार भरने वाला गीत था। अब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र में भी ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह का भाव के साथ लोगों में जागरण पैदा करे, इस भाव के साथ, क्योंकि 150 वर्ष के बाद देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संज्ञान लिया है। अब पूर्ण वंदे मातरम ये सब जगह इसका गायन हो, क्योंकि इसके जड़ में, इसके तत्वों में ही देश की आज़ादी है, देश का विकास है। इसलिए आज क्योंकि पार्टी कार्यालय में का एक कार्यक्रम हमने आज किया है और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उत्तराखंड के सभी विद्यालयों के अंदर प्रार्थना सभा में पूर्ण वंदे मातरम गायन के लिए कहा है और ये क्रम बनेगा। और अब भारत, उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत का एक एक युवा, एक एक नागरिक वंदे मातरम के संपूर्ण गीत के साथ भारत को विकसित राष्ट्र रूप में स्थापित करने में योगदान देगा। उत्तराखंड 25 वर्ष का हो चुका है। इस मौके पर सरकार ने 1 से 11 नवंबर तक कई कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की। इस कड़ी में बुलाया गया विशेष सत्र, जिसका मकसद था पिछले 25 साल की उपलब्धियों की समीक्षा और अगले 25 साल का विकास रोड मैप तैयार करना। लेकिन इस सत्र की चर्चा विकास योजनाओं से ज्यादा पहाड़ बनाम मैदान की बहस के लिए होने लगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद सोशल मीडिया और सियासी हलकों में यही सवाल गूंजता रहा, क्या उत्तराखंड में 25 साल बाद भी पहाड़ और मैदान की खाई बनी हुई है? वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कुलदीप राणा का कहना है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रवाद और जातिवाद से शुरू से ही निर्णायक भूमिका में रहे हैं। चुनावों में टिकट वितरण से लेकर रणनीति तक सब कुछ क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों पर निर्भर करता है। गढ़वाल बनाम कुमाऊं की राजनीति के बाद अब एक नया एंगल पहाड़ बनाम मैदान का उभर रहा है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से 31 सीटें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में हैं, यानी सत्ता की कुंजी अब इन जिलों के हाथ में है। 2027 में होने वाले परिसीमन को लेकर भी वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा का कहना है कि अगर सीटों का परिसीमन होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों की सीटें घटेंगी और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेंगी। इससे विधानसभा में मैदान का वर्चस्व और मजबूत होगा। यही वजह है कि कई बड़े नेता जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत और रमेश पोखरियाल निशंक अब मैदान से चुनाव लड़ना पसंद करते हैं। राजनीतिक वर्चस्व का केंद्र धीरे धीरे पहाड़ से मैदान की ओर खिसक रहा है। क्षेत्रवाद, जातिवाद राजनीति के पोषक तत्व होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा चुनाव में कि टिकटों का जो बंटवारा होता है वो इस चीज को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कौन सी जाति का नेता किस क्षेत्र में कितना ज्यादा एक्टिव है, उसका जातीय समीकरण कितना मजबूत है और क्षेत्रीय समीकरण कितना मजबूत है। ठीक है, तो जातीय और क्षेत्रीय आधार पर प्रभुत्व रखने वाले लोगों को ही टिकट दिया जाता है। ठीक, और क्योंकि वो जीत की संभावनाओं को भी पुख्ता करते हैं। उत्तराखंड में ये चीजें शुरुआत से रही हैं। पहले गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं होता रहा है, अब एक नया एंगल जोड़ रहा है जिसकी बात पहले से भी उठती रही है। कई बार कई नेताओं ने चुनाव में ऐसे पर्चे भी बांटने की कोशिश करी और ऐसे संदेश भी फैलाने की कोशिश करी क्षेत्रीयता के आधार पर। तो इसमें निसंदेह कि ये मुद्दा आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में प्रासंगिक हो सकता है। उसका कारण भी है क्योंकि उत्तराखंड संपूर्ण रूप से कहा जाए तो पर्वतीय राज्य है, लेकिन इसके जो 3 जिले हैं उनको मैदानी जिलों के रूप में देखा जाता है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर है। खबर चमोली जिले की है, जहां दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड ने अलर्ट जारी किया है। सीमांत जनपद चमोली में पुलिस के द्वारा जनपद के सभी सीमावर्ती एवं प्रमुख प्रवेश बिंदुओं जैसे गैरसैंण, ग्वालदम, मंडल रोड एवं गोचर पर सघन चेकिंग की जा रही है। विशेष रूप से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। श्री बद्रीनाथ धाम, गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर एवं आदि बद्री मंदिर परिसर में पुलिस बल द्वारा लगातार चेकिंग कराई जा रही है।
बाबा बद्रीनाथ धाम में रात्रिकालीन शयन आरती के बाद मंदिर बंद होने के बाद ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से मंदिर परिसर के भीतर नहीं रुकने दिया जा रहा है। बीडीएस टीम भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और वहां सुरक्षा जांच का कार्य निरंतर जारी है। साथ ही सभी डीएफएमडी की पुनः समीक्षा की गई है तथा 2 अतिरिक्त डीएफएमडी नए रूप से स्थापित किए गए हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले को लेकर उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा है कि दिल्ली में हुए बम धमाकों के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक जघन्य अपराध है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। गुंजन सुखीजा ने बताया कि उत्तराखंड में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक छाबड़ा ने कहा है कि उत्तराखंड में भी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड से छठे चीन की बॉर्डर लगता है। चीन भी हरकत करता रहता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री इन आतंकवादियों को किसी भी सूरत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। राजधानी दून में कई जगह बिल्डरों और शराब कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने दून में ये कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम शहर के बड़े बिल्डर कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, राकेश बत्ता, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी प्रदीप वालिया, कमल अरोड़ा के ठिकानों पर जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजैक्शन के बाद ये कार्रवाई की गई। टीमें एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के यहां जांच कर रही है। एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर पुलिस ने भीमताल क्षेत्र में अवैध मांग की खेती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर ग्राम खलरी, गाधे, बेरीजाला, खेरोलपात और खेरोला पांडे क्षेत्र में लगभग 25 नाली भूमि पर उगाई गई अवैध भांग की फसल को पुलिस ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने फसल को काट कर इकट्ठा किया और पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। कार्रवाई के दौरान लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इस तरह की अवैध खेती नहीं की जाए क्योंकि ये नशे को बढ़ावा देने का कार्य करती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। चार धाम के कपाट बंद होने के बाद अब भक्तों की भीड़ श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद विधिवत शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ प्रदेश में होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि शीतकालीन यात्रा के लिए मंदिर समिति अपनी तैयारी कर रही है, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। वहीं जल्द सरकार के स्तर से भी बैठक का आयोजन कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हाँ, निश्चित ही देखिए, आप सब लोग विदित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गत वर्ष यहाँ पर आए थे और शीतकालीन यात्रा के लिए हम लोगों ने जो कि पूरी तैयारियां यहाँ पर की हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि शीतकालीन यात्रा को हम इस राज्य के अंदर एक अच्छी संभावना है कि 6 महीने हमारे कपाट बंद रहते हैं और शीतकालीन यात्रा के दौरान जो है कि शीतकाल के दौरान जो है भगवान बाबा केदार जो है कि ऊखीमठ में विराजमान रहते हैं, जो हमारी शीतकालीन गति और भगवान बद्रीनारायण जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में, तो उसको लेकर हम व्यापक रूप पर तैयारी करें, उसकी कार्य योजना बन रही है और अधिक से अधिक लोग जो है कि यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का लाभ लें, उसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने एक कार्य योजना बनाई है। जल्दी हम आपके सामने उस पूरी कार्य योजना को भी रखेंगे और यात्राओं के लिए बद्रीनाथ जी के जब कपाट बंद हो जाएंगे 26 तारीख को, उसके बाद हमारी शीतकालीन यात्रा जो है प्रारंभ होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।